एंड वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना के बहुत वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत जी। इन्होंने पार्लियामेंट के गलियारों में भी पॉलिटिक्स देखी है, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र की सड़कों पर भी पॉलिटिक्स देखी है और आज एक चक्र व्यू के बीच में से जिस तरह की राजनीति ये देख रहे हैं, आज इनसे कई सवाल पूछने वाले हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ अरविंद सावंत जी, नमस्कार और टाइम्स नाउ नव भारत पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मिजाज हैं आज आपके? नमस्कार नाविका जी, नमस्कार। नमस्कार नाविका जी। आप शिवसेना के नेता हैं या बागी शिवसेना असली शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे जी साथ ले गए अपने? असली शिवसेना एक ही है, कल भी एक ही थी, आज भी एक ही है, कल भी एक ही रहेगी। वो है वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना और उस शिवसेना के प्रमुख है आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब। वही हमारी असली शिवसेना, बाकी सब नकली। अरविंद सावंत जी, उद्धव ठाकरे जी तो वर्षा छोड़कर मातोश्री आ गए। एक तरह से पूरे कैमरों पर पूरे देश ने देखा कि जिस तरह उन्होंने अपना सामान उठाया और अपने घर चले गए, एक तरह से अपनी हार मान ली कि अब शिवसेना के पास वो नंबर नहीं है। इस बात को आप कैसे झुटला सकते हैं? हार मान ली नहीं। देखिए, उन्होंने कल एक वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा, मैंने जिद नहीं छोड़ी, कुर्सी छोड़कर आया हूं। वो घर छोड़ा है, कुर्सी भी नहीं छोड़ी, घर छोड़ा है। मैंने निवास छोड़ा है, जिद नहीं छोड़ी है। तो निवास, जो सरकारी निवास था, वो क्यों छोड़ा? कि लोगों को, ये हमारे जो गए बगावत करके, सही दिल से गए नहीं गए, जो उनको पता है, उनको एक तो लगे भाई कि मैं कुर्सी का मोहित नहीं हूं, छोड़ सकता हूं, कुर्सी भी छोड़ सकता हूं। तो अगर वो छोड़नी है तो मैंने पहला कदम उठाया है, मैंने अपना निवास खाली किया है। मैं वर्षा निवास से फिर मेरे मातोश्री पे जा रहा हूं। चलो आओ मेरे सामने और कहो कि उद्धव जी, आपके कारोबार पर हमारा विश्वास नहीं है। मैं एक क्षण में मेरा इस्तीफा आपके हाथ में, त्याग पत्र आपके हाथ में देता हूं। वो त्याग पत्र लीजिए, महामहिम राज्यपाल साहब जी के पास जाइए और देश सुपुर्द करिए और कहे कि माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने इस्तीफा दे दिया है। इतने बड़े दिल के आदमी हो, उनको दर्द किस बात का है पता है आपको? उन्होंने जो आपने कहा ना, तो वो दर्द ये है, आंकड़ों पे नहीं है। उनको दर्द ये है कि उन्होंने वो एक किसान की कहानी बताई। किसान ने कह सकते हो, एक कह सकते हो जो लकड़ी जमा करने वाला होता है, उसकी कहानी बताई। वो बताए कि जब पंछी पेड़ पे बैठे थे और वो लकड़ी वाला जो आदमी, जो इंसान था, वो कुल्हाड़ी चला रहा था पेड़ पर, तो पंछियों ने पूछा पेड़ से, वो घाव मार रहा है आपके ऊपर, दर्द नहीं हो रहा आपके ऊपर? तो पेड़ ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। घाव मारता है, उसके दर्द नहीं है। दर्द इस बात का है, जिस लकड़ी के डंडे से वो घाव मार रहा है ना, कुल्हाड़ी को लेकर, वो लकड़ी इसी पेड़ की है। वो दर्द है मेरा, कि मेरे पेड़ की लकड़ी मुझ पर घाव चला रही है, अपने मूल पेड़ पर घाव चला रही है। वो हमारा दर्द है। और ये दर्द को उन्हें महसूस, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा अपने लोग जिनको हमने बड़ा किया। पता है एकनाथ शिंदे जी का इतिहास? तो एक रिक्शा चालक, उनको कॉर्पोरेटर किया 3 बार, फिर महापालिका का नेता किया, फिर विधायक किया, फिर विपक्ष का नेता किया, फिर मंत्री किया। क्या नहीं किया? क्या कम था? क्यों छोड़कर जा रहे हो? बस मुख्यमंत्री बनना है। तो ये इतने राजनीति इतनी गंदी हुई, बस सत्ता कारण। हम सत्ता कारण के लिए शिवसेना पैदा ही नहीं हुई है, समाज कारण, सामाजिक नीति के लिए पैदा हुई। और वो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना के निर्माण के समय कहा, 80% सामाजिक नीति, 20% राजनीति। यह विचारधारा है शिवसेना की।
और आप देखती होगी कि 55 साल हुए, अभी 56वां साल शुरू हुए, फिर तो इतने साल उद्धव ठाकरे पर भी लगाया जा सकता है। नीति नहीं, फिर तो आरोप उद्धव ठाकरे जी पर भी लगाया जा सकता है कि 2019 में किसकी तस्वीर लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था? मोदी जी की तस्वीर लेकर। शिवसेना तो बीजेपी के साथ थी, लेकिन सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा और जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, अपना पूरा धर्म छोड़ा, जो बाला साहब ठाकरे का धर्म था हिंदुत्व का, वो छोड़कर उस पार्टी के साथ जाकर बैठे जो AIMIM से, जो औरंगजेब की मजार पर जाकर फातिया पढ़ती है, वो कांग्रेस से हाथ जोड़ा और वो NCP से हाथ जोड़ा, जिनके साथ कुछ भी शिवसेना का लेना देना नहीं था, हमेशा उनके साथ लड़ाई था राजनीतिक तौर पर। तो फिर सत्ता के लिए तो उद्धव ठाकरे ने जो किया, वो आज एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ कह रहे हैं। अच्छा हो गया नाविका जी, इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं। चलो अच्छा हुआ, देश को तो पता चलेगा अभी सच्चाई क्या है। आप जानती हो, जिस हिंदुत्व की बात आपने की पहले, तो उसको पहले सुधार लेता हूं। किसने स्वीकारा था हिंदुत्व? वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी ने 1987 में महाराष्ट्र में एक उपचुनाव हुआ, विले पार्ले विधानसभा का। उस चुनाव के पहले वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व की घोषणा की और कहा, गर्व से कहो हम हिंदू है। यह नारा वंदनीय शिवसेना प्रमुख ने दे दिया। वो नारा लगा कि हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ा, रमेश प्रभु जो हमारे महापौर थे, मेयर थे मुंबई शहर के, वो हमारे प्रत्याशी थे। सामने कौन था? सामने कुंटे जी थे कांग्रेस के, और प्राणलाल होरा ये जनता दल के थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी। गर्व से कहो हिंदू शिवसेना कहती है, और सामने भारतीय जनता पार्टी खिलाफ हमारे खड़ी है। बहुत दूर का इतिहास नहीं है, 1987 साल का इतिहास है। जीत गए हम, लेकिन बाद में कोर्ट में गर्व से कहो हिंदू कहा, इसके लिए वो चुनाव खारिज कर दिया। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी पर कार्रवाई हुई, उनको शासन दिया गया कि आप अगले 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि उनको उसकी परवाह नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन उससे भी बहुत गंभीर शासन दे दिया कि आप इसके बाद 6 बरस तक किसी चुनाव में वोट नहीं कर सकते। ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार उनका छीन लिया। जब बाबरी का ढांचा गिरा, तभी भी ये लोग हिंदुत्व की बात करते, ये तो भाग गए थे। सुंदर सिंह भंडारी के साथ पास जब लोग गए, अब के जैसे पत्रकारों ने पूछा ये किसने किया, तो ये हमने नहीं किया, शिवसैनिकों ने किया होगा। तो शिवसैनिकों ने किया होगा, तो वंदनीय बाला साहब ने कहा मुझे उस पर गर्व है। ये कहने वाली शिवसेना, उस विचारधारा को उद्धव साहब ने आज तक नहीं छोड़ा। बात क्या हुई? 1900, आप जो सवाल पूछते हो ना हिंदुत्व को, तो आप 2014 साल कैसे भूलती हो नाविका जी? हो सकता है आप दूर हो, इसके लिए मालूम नहीं होगा। 2014 में लोकसभा के चुनाव हमने गठबंधन में लड़े हैं। मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं, मैं खुद भी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन में चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आ गई। अच्छा निर्णय मिला, हम खुद भी कामयाब हुए, विजयी हुए। अब 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत 4-6 महीने के अंदर 2014 में ही विधानसभा के चुनाव लड़े। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। उनको लगा कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख आज नहीं है, क्योंकि वो 2012 नवंबर में 2012 में वंदनीय शिवसेना प्रमुख हमें छोड़कर गए थे। अब लगा कि क्या उद्धव जी है, ये तो विनयशील नेता है, सौजन्यशील नेता, ये क्या करेगा? यही वक्त है शिवसेना को खत्म करने का। हिंदुत्व की अधूरेखा करो आप, ये मत भूलना उसी दम में जब बोल रहा हूं, तो ये ध्यान में रखना कि जिसने हाथ दिया उस शिवसेना को खत्म करने का विचार 2014 के विधानसभा में आया और विधानसभा में गठबंधन जोड़ा। आपको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
नर्मदा के यहाँ अनशन पे बैठे थे, और जब वो खबर मिली बाला साहब जी को, तो बाला साहब ने आदरणीय उद्धव जी को ही तभी भेजा था नरेंद्र मोदी साहब को मिलने के लिए। जाओ, वो बैठे वहां, एक बीजेपी वाले भी उनके पास ध्यान नहीं दे रहे, आप जाओ उनको कहो कि हम आपके साथ में। ये बाला साहब है। और इसके बावजूद भी गोपीनाथ मुंडे जी आपका भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते थे। बाला साहब ने कहा ये गद्दारी नहीं करना, नहीं छोड़ना। वो हमारे पास आना चाहते थे, नहीं बोला। तुम्हारे गुजरात के केशुभाई पटेल, उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, वो भी हमारे पास आना चाहते थे, नहीं बाला साहब ने लिया। प्रमोद महाजन आए, बोले वो केशुभाई पटेल बोले छोड़ो, हम नहीं लेंगे किसी को, चिंता नहीं करो। ये निस्वार्थी भावना नहीं है। किसके लिए? शिवसेना भाजपा के गठबंधन के लिए। और वो कहते थे महाराष्ट्र मैं देखूंगा, राष्ट्र आप देखो। तो महाराष्ट्र में भी तंबू में घुस गए ये लोग। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ में गठबंधन तोड़ा, तब हिंदुत्व कहा गया था। और लगा आज तो 2019 में आप फिर क्यों आए थे बीजेपी के साथ, जब साथ छूट गया था, दोस्तों का एक दूसरे पर विश्वास उठ गया था, तो साथ में क्यों लड़े? नाविका जी, मैं स्वागत कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा हो गया आपने मुझे मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि तो देश में भी लोगों को लगता होगा। अब ये हुआ, होने के बाद में उनको लगा नहीं आएगा। हमारे साथ में जितने जुड़े हुए थे, रामदास आठवले उद्धव जी अपने शिवसेना में लाए थे, जो गठबंधन में लाए थे, शिव शक्ति भीम शक्ति ये नारा दिया था, वो भी गए। जानकर करके एक थे, वो भी गए। सब छोड़ करके अकेले उद्धव जी रहे। और अकेले उद्धव जी रहने के बाद में अकेले उद्धव जी लड़े। अगर आपको हिंदुत्व की इतनी विचारधारा और प्यार है तो शिवसेना किसको पराभूत करना था? आप जानते हो 2014 में तो कांग्रेस एकदम पराजित हुई थी, कोई नहीं था महाराष्ट्र में। अब किसको पराजित करना है? तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में करीबन 27 सभाएं ली, रैलीज करी। सारे मंत्रिमंडल, सारे सांसद, अन्य राज्यों के मंत्री सभी यहाँ महाराष्ट्र में बैठे थे डेरा लगा के। फिर भी उद्धव जी अकेले नेतृत्व लड़े और 63 विधायक शिवसेना के उद्धव जी के नेतृत्व में जीतने के बाद में फिर वही गड़बड़ हुई कि सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाई। अब क्या करेंगे? फिर कहने लगे हम प्राकृतिक मित्र हैं। ऐसे कैसे? हम तो हमारे मराठी में नैसर्गिक मित्र कहते, प्राकृतिक हम दोनों दोस्त थे। यही एकनाथ शिंदे विपक्ष के नेता बनाए गए थे। और फिर 6 महीने ये विपक्ष के नेता रहे भारतीय जनता पार्टी। तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के सपोर्ट पर उन्होंने विश्वास दर्शक प्रस्ताव पारित किया। अब बोलो आप किसके सपोर्ट पर? शरद पवार साहब के सपोर्ट पर। शरद पवार साहब ने कहा हम चुनाव नहीं चाहते, हम इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। यही बाहर के सपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार महाराष्ट्र में रही, ये भी लोग भूल गए होंगे। तब तुम्हें चलता है, तब तुम्हें उनका सपोर्ट चला। इसलिए उद्धव साहब ने कहा जाना नहीं है। फिर जाके नहीं, हम प्राकृतिक मित्र, गलती हुई है, चलो इकट्ठा आ जाएंगे। 2019 तक इकट्ठे रहे, लेकिन किसानों की भाई ऋण मुक्त करो किसानों को, ये मांग उद्धव जी कर रहे, देवेंद्र जी उसको टाल रहे थे, नहीं करने दिया। आखिर में किया तो भी उसका परिणाम नहीं हुआ। इसके बाद में 2019 में जब उद्धव साहब ने शिवसेना के एक महत्वपूर्ण रैली में, बैठक में कार्यकर्ताओं की घोषित कर दिया कि हम आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के पास साथ नहीं जाएंगे। तब तक क्या हुआ? आपके मीडिया में, अखबारों में बातें आने लगी, खबरें आने लगी कि आगे चलकर 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी आएगी, शी विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ये आपके एनालिसिस निकले थे सबके, लेकिन वो सत्ता पे नहीं आएगी। तब जाकर अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, फिर दोबारा मातोश्री पर आए। और मातोश्री पे आने पे के बाद में उनकी मीटिंग हुई आदरणीय उद्धव साहब की और अमित शाह जी की। उस मीटिंग में उद्धव साहब ने कहा कि भैया हम दोनों इकट्ठे आते हैं, अगर आना है आप आए। तो पहला वाक्य अमित शाह साहब का था, क्योंकि वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने पहला वाक्य कहा कि देखो भाई उद्धव जी, जो कुछ हुआ गलतियां हुई हैं, छोड़ दो,
मैं जो गलतियां हुई उसको सुधारना चाहता हूँ और मेरे ही कार्यकाल में सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा, तो उद्धव जी ने बोला चलो, हम लिखा पढ़ी करने वाले लोग नहीं है, हम जबान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये बाला साहब कहते थे, 100 बार सोचो और जबान दे दो, और एक बार जबान दी ना तो प्राण जाए पर वचन न जाए। अरविंद सावंत जी, आपने जो कहा, मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव मैं 2 बार इंटरव्यू कर चुकी हूं अमित शाह जी का, और उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। तो बंद कमरे में आपके बीच में क्या हुआ, इसका कोई हम आपका वर्जन भी सुन सकते हैं और हमने अमित शाह जी का भी सुना, लेकिन मुद्दा आज ये है ही नहीं। मुद्दा आज ये है कि आपके पास 55 एमएलए थे, 55 में से 40 के करीब गुवाहाटी में बैठे हैं। अब 40 उधर चले गए, आपके पास 13 रह गए हैं, तो असली शिवसेना कौन सी है? मुझे ना नाविका जी, मेरी प्रार्थना है, मेरा विषय थोड़ा सा रह गया, पूरा करने दो। आपका पहला सवाल सही है कि क्यों वो तो ना बोलते, तो उसका ही देता हूँ जवाब। मैं पहले वो 2 ही बता देता हूँ। एक जवाब ऐसा है, उस वक्त उन्होंने कहा कि विधानसभा के बारे में भी बंटवारा होगा, सत्ता का बंटवारा होगा, 2.5 वर्ष राज्य का हमारा शिवसेना का मुख्यमंत्री। तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहते कि उन्होंने नहीं कहा अमित शाह जी का, अरे जिसका ज्यादा नंबर होगा, तो बोला नहीं, ज्यादा नंबर के चक्कर में हम एक दूसरे की खुद के टांग कटाने की बात करेंगे। आप हमारे पराजित करने की कोशिश करोगे, हम आपके करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। एक दिल से लड़ेंगे और आने वाले चुनाव के बाद में बंटवारा होगा, तो बंटवारा इस तरह से होगा कि 50% सत्ता के पद हमारे पास, आपके पास, मुख्यमंत्री 2.5 वर्ष हमारा, मुख्यमंत्री 2.5 वर्ष आपका। ये वंदनीय बाला साहब के घर पे हुआ। ये आपका होने के बाद में अमित शाह जी वहां से निकले और एक मिनट पूरा करता हूं, और तुरंत वो भी सुनो नाविका जी, पूरे 3 साल से पब्लिक डोमेन में है। मेरी पूरी, इसके लिए मेरी पूरी बात, आपके पास वो आर्काइव में वीडियो क्लिपिंग होगी। जैसे ही अमित शाह जी निकले तो हमारे शिवसेना तो उस वक्त भी गुस्से में थे, तो नीचे आए उद्धव साहब और उसी मातोश्री के सामने खड़ा रहकर उन्होंने कहा कि भैया आए थे, हमने हाँ कह दिया, लेकिन अभी एक नया कदम उठा लिया है, वो है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ेगी, और लड़ने के बाद में हमें सत्ता के 50-50% पद मिलेंगे, अपना 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहेगा। ये आर्काइव में आज भी देख सकती हो। और दूसरा उसका प्रूफ देता हूं कि इस विषय को लेकर अगर उन्होंने नहीं कहा था ना, वही तो प्रभारी थे, वही तो अध्यक्ष थे। जब झगड़ा शुरू हुआ महाराष्ट्र में 2019 में इस बात पर कि मुख्यमंत्री पद के बारे में बताओ, मैं मंत्री था, मैं भी किसी बड़े मंत्रियों से मिला हूं, मैंने कहा यार साहब, उद्धव साहब ये छोटी सी मांग कर 2.5 वर्ष के लिए आपको क्यों तकलीफ है, और आपने शबान दिए, आप विश्वास करिए, और आपके पास वो भी होगा कि आदरणीय हमारे उद्धव साहब ये मांग करते रहे, तब माननीय हमारे अमित शाह जी महाराष्ट्र में आए ही नहीं। ये चुनाव के बाद जो झगड़ा हुआ था तो वो नहीं आए, वो गए हरियाणा। महाराष्ट्र से भी बढ़िया हरियाणा राज्य है क्या? तो अगर जबान नहीं देती तो उसी वक्त आकर कहना था कि उद्धव जी मैंने ऐसी जबान कभी दी नहीं। वो 4-6 महीने के बाद में कहीं कोकण में एक प्रोग्राम में और बोले हमने ऐसी जबान नहीं दी। ये 2 प्रूफ आपके सामने रखना था, इसके लिए मैं बताया। अब रही अभी आप जो बात कर रही हो, अरविंद सावंत जी, वो कहा जाता है ना कि अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज आफ्टर दैट। उसके बाद 2019 से 2022 में गंगा में बहुत सा पानी बह चुका है। लेकिन सवाल आज ये है कि उद्धव जी को अगर शिव सैनिक्स पर इतना ही कंट्रोल था तो आज शिवसेना के 40 या 38 या 39 लोग गुवाहाटी में क्यों बैठे हैं? आपके पास सिर्फ 13 लोग क्यों हैं? पहली बात, मैं आंकड़े पे जाऊंगा नहीं, सच्चे आंकड़े आपको बाद में पता ही चलेंगे, क्योंकि आप आंकड़े देते रहिए। कितने लोग उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी आपकी जरा जांच करिए, फिर पता चलेगा कि शिवसेना के सही में कितने हैं। रही बात जो गए हैं उनमें से 10-15 लोगों से भी ज्यादा लोग रोजाना फोन कर रहे कि हमें वापस आना है। आपने खुद खबर दी कि जो लोग यहाँ से सूरत गए उसमें से 2 लोग कैसे बचकर वापस आए,
घूमकर कैसे अपनी अपनी तकरीब लड़ाकर वो वापस आए। बाकी लोग भी आना चाहते, वो तो अभी जेल में है जैसे, और पूरी तरह कब्जे पे है भारतीय जनता पार्टी के। सूरत में आपने पुलिस का देखा ना, पहरा कितना था, किसका राज्य है वहाँ? हमारा। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्यों आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप सरकार चला रहे हैं, 40 लोग पहले दिन तो शायद 29-30 निकल कर चले गए थे, आपको पता भी नहीं चला। हम जवान से जलते हैं, और आदरणीय उद्धव साहब इतने बड़े दिल के कि उन्होंने कहा कि ऐसा कदम कोई उठाएगा नहीं। पहले भी समझाया है, वो बार बार कहते रहे कि आपने मुझे, पहली बात है कि यह गठबंधन अलग है, वो गठबंधन अलग था जहां उनको मुख्यमंत्री बनना था। यहाँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी में इतने बड़े नेता हैं कि वो किसके साथ काम करे और किसके अंडर काम करे वो भी तो तय होता ना। तो वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो उद्धव जी बने ना। नहीं तो उद्धव जी तो उसके लिए ग्रिड ही नहीं है। ग्रिड होती तो वर्षा छोड़ते नहीं थे। अब रही बात, ये जो गए हैं उसके 3 कारण है। एक कारण है ईडी, जितने लोगों की ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड गिरी है, उसमें से कितने लोग हैं वो भी देख लो आप। दूसरा कारण है पैसा, और तीसरा कारण है धमकाना। अब जो लोग वहां से आना चाहते हैं वो धमका के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये ठीक है, ये अगर जनतंत्र में आपको लगता है ये यही राजनीति है तो होने दो। हमें सत्ता की कोई लालच नहीं, न परवाह है। हम तो फिनिक्स बर्ड्स ऐसे और रात में से भी उठकर आएंगे, अरविंद सावंत जी आगे बढ़ेंगे। जो भी रहेंगे ना 10 लोग, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वार्ता किए उद्धव ठाकरे जी ने, और उन दोनों वार्ताओं के बाद लोग वापस लौट कर नहीं आए और चले गए। मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि अगर इतने चले गए तो आपने 16 लोगों को ही क्यों डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया? पूरे 40 को दीजिए या 38 को दीजिए, जितने चले गए हैं, सिर्फ 16 लोगों को क्यों दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर में कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं वो असली सेना है, वो इलेक्शन कमीशन से सिंबल मांग रहे हैं, वो डेप्यूटी स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। ये पूरे राज्य में चल क्या रहा है? जनता कहाँ है? यहाँ तो दोनों तरफ से बार्गेनिंग हो रहा है। हाँ, ये अच्छा हुआ। देखिए उन्होंने क्या कहा, मैंने निवास छोड़ा है, जिद नहीं छोड़ी है। तो जिद हमने भी नहीं छोड़ी है, और जिद ये है कि हमें जब पता चलता है कि कुछ लोग धमका कर फंसा कर लेकर गए हैं, और जो फंस कर गए हुए लोगों को छुड़ाना है, तो हमें ये कार्रवाई कानूनन करनी पड़ेगी। हम हाथ छोड़ के बैठेंगे थोड़े ही, जान दो। तो जो लोग आना चाहते हैं तो कुछ तो कार्रवाई कर रही है पार्टी को, तो पार्टी कानूनन कार्रवाई कर रही है, और वो कानूनन कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। पहली बात है, अभी जो संविधान में जो बदलाव आया हुआ है वो बदलाव ये है, 2/3 लोग हो गए तो उनका एक गुट बनेगा, लेकिन वो गुट वहां असेंबली में गुट करके नहीं बैठ सकता, उसको विलीनीकरण करना होगा। अब जाकर ये लोग, हम शिवसेना में रहने वाले, शिवसेना ही है, अब क्या होगा? अब जाना पड़ेगा या तो बीजेपी में या तो किसी अन्य पार्टी में। तो इसीलिए तो एक विपक्ष का जो हमारे पास एक मंत्री हमने बनाया था, जो हमारे साथ सपोर्ट करता था, उस मंत्री को बुला के ले लिया, वो गया है। वही तो कह रहा था कि बच्चों को हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आ गई ना। स्थिति क्या आई? ना घर के ना घाट के, ये सब घर के ना घाट के रहे, उनको महसूस हुआ है। आप जाकर अगर अंदरूनी बात वहां जाकर जानकारी ले लो कि क्या हो रहा है वहां, तब पता चलेगा कि वहां से कितने लोग वापस आना चाहते हैं। छोड़ दो, हमें उसकी पर आए न आए उनके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, अरविंद सावंत जी, आप कह रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। संजय राउत जी ने तो बोल दिया आके कि हम तो शिवसैनिक हैं, हम तो सड़क पर उतरेंगे, और उसके बाद जितने एमएलए गए हैं उनके घर में तोड़फोड़ भी हो रही है। तो ये धमकाना नहीं है? कौन ना, किसने? आपने जाना होगा, वंदनीय बाला साहब कहते थे, लोग तुम्हें चुनकर देते शिवसेना का विधायक करके। जाना था तो इस्तीफा देकर जाना था। लोग तुम्हें चुनकर देते, किसी भी पार्टी का हो, मैं तो हमारी शिवसेना की बात नहीं। बाला साहब कहते थे, लोग तुम्हें क्यों वोट करते? पार्टी के ऊपर वोट करते ना। अरविंद सांसद कौन है? वो सिर्फ आप बता रहे मोदी जी की छवि लगाते, तो बाला साहब कोई नहीं थे क्या महाराष्ट्र में? उनकी छवि नहीं थी, उनकी प्रतिभा नहीं थी, उनकी ताकत नहीं थी, उनके ऊपर विश्वास नहीं था। आदरणीय उद्धव जी के ऊपर उनकी छवि लेकर भी हमें वोट मिले। भैया हमारे भी वोट उनको मिले। ये मत सोचना कि सिर्फ
मोदी साहब की छवि से वो सभी लोग जीत कर आए महाराष्ट्र में, नहीं, वंदनीय बाला साहब के लोग हैं और वो सिंसियर है, प्रामाणिकता उनके अंदर भरी है, 100% भरी है। और जब वो हमारे उद्धव साहब कहते हैं इनका काम करो, तो हम प्रामाणिकता से काम करके उसको चुन कर लाते। हमने कभी उसका डंगोरा नहीं पीटा कि हमने भी, अरे क्या करना, दोनों मिलकर ही जीत जाते ना। कभी हम सोच सकते हैं 60-70% हमारे होंगे, 30% तुम्हारे पर होंगे। अरविंद सावंत साहब जो गए हैं एमएलएज, उनके घर पर तोड़फोड़ क्यों हो रही है? उनके पोस्टर पर काली पेंट क्यों लग रही है? क्या ये काम है शिवसैनिक का? लगेगी ना भैया, लोगों का गुस्सा नहीं आएगा क्या? कमाल करती हो आप। अगर जब तक उनको लगा था कि ये वापस आएंगे तब तक लोग शांत थे। तुम संगठन के, तुम पार्टी के पीठ में छुरा भोको और हम जनतंत्र की तालियां बजाते बैठेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। गुस्सा तो आता ही है लोगों को, वो तो होगा ना, ऐसे थोड़ी है क्या? वो धमकाना नहीं होता। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं और आप ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जस्टिफाई कर रहे हैं। वो एक मिनट, गुजरात में दंगा हुआ, किसकी प्रतिक्रिया थी? गोधरा के बाद में गुजरात में दंगा हुआ, किसकी प्रतिक्रिया? धमकाना नहीं था तो क्या था? वो प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी कि नहीं थी? गुजरात के राइट्स का मुंबई से क्या लेना देना? और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपने सुना है? न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। सो एक्शन एंड रिएक्शन इज अ प्राकृतिक है, वो होती है। अभी यहाँ तो लोगों आगे क्या होगा? क्योंकि जनता मूक दर्शक है अरविंद सावंत जी, जनता मूक दर्शक है। अच्छा हो गया, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ आप सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात हुई, मैं बहुत स्वागत करता हूं नाविका जी, तुम्हारे इस वाक्य का मैं बहुत सही दिल से समझ। यही तो मैं शुरुआत में कह रहा था, ऐसे आपसे बात हो रही, मैं बोला नाविका जी मैं दर्द है मेरे लिए। क्या समय था, कोरोना के समय भी राजनीति खेलते रहे ये लोग। आपको पता है महाराष्ट्र में 2 चक्रवाक आए, निसर्ग उत्तोक्ति, आज तक केंद्र सरकार ने एक 4 पैसा नहीं दिया। ये क्या था? राजनीति नहीं थी तो क्या था? जनता का क्या होगा? तो ये जनता उस चक्रवाक में परेशान हुई, आप राजनीति खेलते बैठे, आपने 1 का पैसा नहीं दिया। आप कोरोना के समय राजनीति खेलते बैठे, उसमें भी उद्धव जी ने लोगों के प्राण बचाए, उसीलिए तो उनको 5 बार आदर्श मुख्यमंत्री करके लोगों ने सर्वेक्षण में चुनाया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनका गौरव किया, वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी खबरी छपी की गौरव किया। क्यों? अपने सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी का गौरव किया। बिना केंद्र की सहायता से काम करते रहे, थोड़ा बहुत चिल्लाने के बाद थोड़ा बहुत देते थे। ये मत सोचना कि राजनीति नहीं खेलते रहे, ये गंदी राजनीति है। एनसीपी कह रही है कि ये शिवसेना का पूरा ड्रामा है, क्योंकि संजय राउत जी ने कहा कि ये लोग वापस आएंगे तो हम लोग गाड़ी छोड़ देंगे। आदरणीय उद्धव, शरद पवार साहब कह रहे, अजित पवार साहब कह रहे, जयंत पाटिल साहब कह रहे, छगन भुजबल साहब कह रहे, सुप्रिया सुले जी कह रहे, कौन कह रहा है? किसी ने नहीं कहा। ये मीडिया में यही तो भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है ना, यही तो बुरा है। यही तो कहता हूं कि राजनीति इतनी गंदी नहीं जानी चाहिए, इतनी स्तर छोड़ना नहीं चाहिए कि जनता के प्रश्न को भूलो और बस सत्ता के लिए तड़पते रहो। इससे बुरा इस देश की स्वतंत्रता के बाद में आई हुई इस क्या कहो जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जो आपने मध्य प्रदेश में किया, इस्तीफा देकर चुनकर लाया, फिर सत्ता, बस कुछ भी नहीं कर, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, ये जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज नहीं कल वो कहते हैं आप भी सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे थे, एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। पर बहरहाल मेरा फिर तुम्हारा वही बात करेंगे। मैंने बोला ना आपको कि आपने दिया हुआ वचन नहीं निभाया, तभी आपको सबक सिखाना पड़ा और वो सबक सिखाया। उसके बाद में भी मैंने वो सारे उदाहरण दिए। नाविका जी कैसे एक साइड में भूल सकते, आप इतनी होशियार हो, बाहर हो सारी इंटरव्यू में। नहीं झूठ बोलता मैं, हमें झूठ बोलना नहीं आता, यही तो हमारी खामियां कह सकती हो। झूठ बोलना उनको बराबर जमता है, ये हमें नहीं जमता।
हमें नहीं जमेगा चलिए। और आगे भी चलकर कभी नहीं लेकिन मैं जमेगा। पूछ रही हूँ, मैं ये मंत्री था, मामला अब मैं कोर्ट में इस्तीफा दे जाएगा रहा था, पूछा भी नहीं क्यों दे रहे हो। कितने दिन ये रसाकशी पता चलती नहीं। रहेगी? इस पूरे किस्से का समाधान कोर्ट में पता नहीं, होगा कानूनन और लड़ाई कितने दिन है। चलेगा? कोर्ट आप जाएंगे कि वो जाएंगे? अब हम भी नहीं जानते कितना दिन चलेगा, वो राजनीति खेलने वाले लोग जानते हैं, हम थोड़े राजनीति खेलते बैठते। हमारी शिवसेना इमोशनल पार्टी है और क्या कहते हैं रिएक्शन वाली, एक्शन वाली, ऐसे गंदे एक्शन में नहीं है हम लोग। किसी ने गंदा किया तो रिएक्शन मिलती है, लेकिन हम एक्शन नहीं करते गंदी। गंदी राजनीति खेलने वालों को मालूम है क्या क्या करना है, हमें नहीं मालूम। और जब करेंगे तो हमको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, तब दे देंगे, जैसे आएगी वैसे सामना करेंगे, डट के खड़े रहेंगे और शिवसेना फिर दोबारा फिनिक्स के पंछी जैसे उभर कर निकल आएगी। धन्यवाद। अरविंद सावंत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि जनता को सरकार मिलेगी, ये सत्ता की लड़ाई नहीं मिलेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमिका जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नमिका जी, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।